Hello dear student, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. चलिए जी, एडेप्टिव एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन बता दिया था. अभी क्या बात करेंगे हम लोग? रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में. देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड ल्यूकस क्रिटिक थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे. और देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको. रैशनल एक्सपेक्टेशन RE कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में दिया गया था 1961 में बाय जॉन एफ मथ, लेकिन इसको पॉपुलर किया 1970 में इसने रॉबर्ट ल्यूकस ने, और इसको साथ साथ एंड टी सार्जेंट. स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने इसको बाय नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे 1970 में इसकी जरूरत पड़ गई. क्या हुआ इसमें? देखो, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या मान के चलता है? ये मान के चलता है कि पीपल लर्न फ्रॉम व्हाट? लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स. इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना, क्योंकि इसका एक टॉपिक भी आपके रीडिंग में बहुत अच्छा से दिया हुआ है. दूसरा ये है कि फोरकास्ट आर अनबाइस्ड. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ने, फिस्कल पॉलिसी ने अगर कोई फोरकास्ट किया है, वो न्यूट्रल होकर फोरकास्ट किया, किसी को चीट करने के लिए नहीं किया है, किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं किया है. उसकी पॉलिसी क्रेडिबल है, उसकी पॉलिसी पे बिलीव किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड अनबाइस्ड फोरकास्ट. तीसरा है पीपल हैव द नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी. वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ये मान के चलता है कि लोगों के पास क्या है? नॉलेज है. लोगों के पास नॉलेज है, लोग जानते हैं इकोनॉमी में क्या हो सकता है. राइट इसके बेसिस पे ये मानकर चलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन बिहेवियर वाले इकोनॉमिस्ट्स लाइक ल्यूकस एंड सार्जेंट दैट इस सेंट्रल बैंक के जो मॉनेटरी पॉलिसी होंगे, पॉलिसी कैन नेवर सरप्राइज द वर्कर्स और द इकोनॉमिक एजेंट्स. मतलब कहना चाह रहा है कि सबको नॉलेज है, सबको जानकारी है, सब न्यूज पढ़ते हैं, सब व्यूज पढ़ते हैं, सब हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं. इकोनॉमिक्स की जानकारी है, इकोनॉमिक मूवमेंट की जानकारी है, इन्फ्लेशन की है, एम्प्लॉयमेंट की है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में होने वाली हर घटनाओं की जानकारी है. मॉनेटरी पॉलिसी अगर कभी आएगा सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो बंदों को पता होगा कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे पिछली बार क्या हुआ था एडेप्टिव में, मॉनेटरी पॉलिसी आया, इन्फ्लेशन को बढ़ाया, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया, और वर्कर सरप्राइज रह गए, उनको तुरंत पता नहीं चला, कुछ दिनों बाद पता चला, तब वो अडेप्ट किया, तब जाके दोबारा से UN पे पहुंचा और फिलिप कप यहाँ पे शिफ्ट किया. इस तरह का सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग अवेयर है. जैसे यहाँ पे एडेप्टिव ने क्या माना कि लोग अवेयर नहीं है, लोग 5% पे तो 5% पे ही है, लोगों को 7% पे जाने में टाइम लगेगा. जब उसको नुकसान होगा, जब वो देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके घर नहीं चल रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो वो अडेप्ट करेगा धीरे धीरे. जबकि रैशनल एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं मानता है. वो मानता है कि लोगों के पास क्या है? सारी जानकारी है, लोग तुरंत एडजस्ट करेगा.
रैशनल एक्सपेक्टेशन बिहेवियर वाले ये समझते हैं कि टुडे डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर डिपेंड्स ऑन टुडे, या वाइस वर्सा लिख सकते थे। मतलब रैशनल एक्सपेक्टेशन में आज की बात समझता है, आज हम जो डिसीजन लेंगे उसका कल क्या असर होगा, और ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है, और फ्यूचर में क्या होगा उस पर भी डिपेंड करता है आज हमारा क्या होने वाला है, वाइस वर्सा। वो ये समझता है कि आज के एक्शन पे हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, कर सकता है, और फ्यूचर पे हमारा आज भी डिसाइड करता है। फ्यूचर मुझे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम आज भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये कहता है कि इस कॉन्सेप्ट्स के, इस एजम्पशंस के बाद जो रैशनल एक्सपेक्टेशन वाली आउट प्रोसेस है वो कहता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज कर सकते हैं। कैपेसिटी टू एनालाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ इन्फ्लेशन फोरकास्ट, एक्यूरेसी ऑफ इन्फ्लेशन फोरकास्ट, मतलब ये इन्फ्लेशन फोरकास्ट को भी काफी एक्यूरेटली क्या कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है काफी हद तक, राइट ना, ये बात है। जबकि इसके अनलाइकली एडेप्टिव में क्या होता था, वो बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन था। एडेप्टिव में क्या था, यहाँ हल्का सा लिख देता हूं मैं आपको। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या था, वो बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड नहीं, मतलब पास्ट को देख करके, बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन था। बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन था, मतलब ये हुआ कि जो आपका आज का एक्सपेक्टेशन है वो कल पे डिपेंड कर रहा है। बैकवर्ड मतलब ये हुआ यहाँ पे। एडेप्टिव में हम सिर्फ क्या करते हैं, इन्फ्लेशन के ट्रेंड को देखते हैं। इस केस में वी फॉलो ओनली व्हाट, फॉलो ओनली ट्रेंड ऑफ पास्ट इन्फ्लेशन। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं ताकि आप जल्दी एडजस्ट कर जाए। जबकि रैशनल में क्या होता है, इन रैशनल सिर्फ पास्ट नहीं देखते हम, इन रैशनल एक्सपेक्टेशन हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट कंडीशन भी देखते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, पास्ट भी देखते हैं, राइट ना। इन सब को देख करके एंड देन टेक द डिसीजन इमीडिएटली, यानी कि लेट से लेते हैं, इमीडिएटली, बेस्ड ऑन ऑल मार्केट इंफॉर्मेशंस और प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सबको ध्यान में रख के तुरंत डिसीजन लेते हैं। इतने जानकार हम, और ये मानकर चलता कि सबको सब जानकारी है और तुरंत डिसीजन लेते हो। ठीक है जी, यहाँ क्लियर होगी बातें, राइट सर। ग्राफिकली देखा जाए अगर, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन में ग्राफ बनाऊं अगर, ये अगर फ्लिप्स का ब्लू कौन सा, लॉन्ग रन फ्लिप्स कब, ये एलपीसी ओनली लिख लो, ये यूएन होगा, तो यहाँ इन्फ्लेशन कुछ भी होगा लेकिन यूएन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर डिफ्लेशनरी पॉलिसी है वो भी यूएन सेम है, अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इन्फ्लेशनरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन को बढ़ाने का, तो भी यूएन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
डिफ्लेशनरी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन वाले बंदे हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है उसको तुरंत रीड करता है, अकॉर्डिंगली तुरंत क्या हो करता है, एडजस्ट करता है, तुरंत एडजस्ट करता है। जैसे पिछले वाले केस में क्या था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 7% की, एडेप्टिव वाले थे 5% पे, वो तुरंत रीड आउट नहीं कर पाए थे, उसके लिए क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, आउटपुट बढ़ा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर दोबारा से यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पे। तब तक ये ग्रीन बेल्ट जो है आपको दिख रहा है, ग्रीन बेल्ट, तब तक इकोनॉमी क्या कर चुका है, बूम पे जा चुका है, हल्का सा इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो चुका है, लेकिन फिर लास्टली यहाँ पहुंच चुका है। इसमें इतना वक्त लगा ना, पहले यहाँ से यहाँ गया, ध्यान समझना, और फिर यहाँ से यहाँ आया, लेकिन ये कहता नहीं, ऐसे कहता देखो, अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये 5% इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट चाहती है इसको 7% इन्फ्लेशन पे करने पे, तो गवर्नमेंट जैसे ही 7% का डिसीजन लेगी तुरंत फिलिप्स का भी यहाँ शिफ्ट करेगा, इमीडिएटली तुरंत शिफ्ट करेगा। वो ग्रेजुअल मूवमेंट नहीं होगा, वो बीच में जो बेनिफिट उठ रहा था ना, गवर्नमेंट जो फिलिप्स कब का बेनिफिट उठा रहा था, क्या उठा रहा था, पहले जो एडेप्टिव कॉन्सेप्ट दिए थे उसको लेकर के गवर्नमेंट क्या करती थी, इलेक्शन जीतने के लिए एडेप्टिव कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती थी। क्या इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे मान लो अभी इलेक्शन होने वाला है या इलेक्शन होने का टाइम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को और कम कर देगी, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा देगी, कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन का असर तो लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा ना, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो गया, तब तक इलेक्शन जीत जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर तक क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन यहाँ पहुंच जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट इसका बेनिफिट उठा रही थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं जैसा गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि 1970 में ल्यूकस ने या फिर जॉन एफ मथ ने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, कि सभी लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जैसे ही इन्फ्लेशन को आप बढ़ाओगे तुरंत वर्कर्स क्या करेगा, अपने वेज को चेंज करेगा और 7% के हिसाब से लेगा। फिलिप्स कब आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कब 1 से शॉर्ट रन फिलिप्स कब 2 पे शिफ्ट कर जाएगा, राइट ना, ये बात। इसका मतलब नो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, नो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट। दूसरा, वर्कर्स प्रेडिक्ट द implication immediately, तुरंत प्रेडिक्ट कर ले रहा है, एंड दे ओनली दे immediately revise their ways based on new inflation forecast. New inflation forecast. Unemployment keeps intact. इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, देखो यहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब साफ सी बात है, करेक्टली एंड टाइमली प्रोडक्शन होता है इसमें। क्या होता है, करेक्टली एंड टाइमली प्रोडक्शन। इसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन में। क्लियर जी, कोई पूछे तो क्या कहोगे, एडेप्टिव में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दो होते हैं, शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता है। रैशनल में नो ट्रेड ऑफ, नो रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। यहां तक बात हो गई, ठीक है जी, राइट सर। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का एक फॉर्मूला और भी जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो यहाँ पे यूज होगा, उसको लिख लो हल्का सा। एडेप्टिव के केस में
लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो। इसमें क्या होता है, बंदा क्या करता है, जो अभी एक्सपेक्टेशन कर रहा है इन्फ्लेशन का, और जो लास्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन थी, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन रिवाइज होगा ना। रिवाइज होगा मतलब लास्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन में अभी की एक्सपेक्टेशन में क्या चेंज आया, कितना चेंज करेगा वो चेंज होगा अल्फा इंटू पाई टी माइनस वन माइनस पाई टी माइनस वन ई। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल का जो एक्चुअल इन्फ्लेशन था, देखो जब मैं आज की बात कर रहा हूं, अगर मैं आज की बात कर रहा हूं तो लास्ट ईयर की सारी जानकारी हमारे पास है, पिछले साल का एक्चुअल भी मेरे पास है, पिछले साल का एक्सपेक्टेड भी मेरे पास है। तो पिछले साल जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल था उसमें कितना डेविएशन हुआ, वो डेविएशन 100% तो नहीं बल्कि मल्टीप्लाई बाय अल्फा, और वो ट्रांसलेट कर जाए किसमें, उस डेविएशन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे किसमें, इस बार जो हम न्यू एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मतलब न्यू एक्सपेक्टेशन जो बना रहे हैं इन्फ्लेशन की और जो पुरानी एक्सपेक्टेशन थी उसका जो डिफरेंस होगा वो पिछले बार हमने जो गलतियां की होगी वो उसका अल्फा टाइम्स होगा, 100% अल्फा टाइम्स। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये आज का एक्सपेक्टेशन है, पिछली बार का एक्सपेक्टेशन मान लो 10% था, मुझे पता है, पिछली बार को तो पता ही होगा ना, और ये अल्फा है, और मान लो पिछली बार का एक्चुअल 15% था, -10%, मान गए, तो ये 5% मान लो पाई ई टी -10% है, अल्फा मान लो 0.5 है, 0.50 इंटू 5%, ये क्या हो गया, ये हो गया 2.5%। इसका मतलब इस बार का जो पाई ई टी होगा वो 12.5% होगा। पिछले बार के एरर को भी क्या किया हमने, इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसका मतलब अगर इसको हम फॉर्मुलाइज करें तो इस बार का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इस बार का एक्सपेक्टेशन होगा लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन, लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन पाई ई टी माइनस वन, अब प्लस जितना मुझे इनकॉर्पोरेट करना है डिफरेंसेस, अल्फा इंटू पाई टी माइनस वन माइनस पाई ई टी माइनस वन। ये पिछले साल का मिस्टेक्स है, ये पिछले साल का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, इन दोनों को मिलाकर इस साल का इन्फ्लेशन क्या कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एडेप्टिव में। बात समझ गए, समझ गए। अभी तो मैंने बताया पिछले साल का एक्सपेक्टेशन 10% था, जो करेक्शन था 2.5% था, और आपने क्या किया, इस बार 12.5% रखा। लेकिन जो भी गलतियां थी उसको करेक्ट करने में आपको टाइम लगा, एडेप्टिव में अडेप्ट करने में टाइम लगता है, मान गए ना, राइट सर, ओके, ग्रेजुअली अडेप्ट करता है, जबकि रैशनल एक्सपेक्टेशन में ऐसे नहीं होते हैं। एक दो पॉइंट रैशनल एक्सपेक्टेशन में और भी आपको कैजुअल टर्म्स में बता देते हैं, लिखते जाओ, ये सब चीज़ लिख करके दिमाग में सेट करना, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम तो आपके रीडिंग्स को पिकअप करेंगे। लेकिन ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके तभी, अगर ये सारे पॉइंट्स कवर नहीं करोगे तो फिर रीडिंग समझ में नहीं आएगा। और मैं दिखा दूंगा आपको कि रीडिंग की बहुत बातें मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है, बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी है, ठीक है जी, राइट। रैशनल एक्सपेक्टेशन की कुछ बातें और मैं लिखा देता हूँ पॉइंट वाइज, जो कि पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ हल्का सा। देखो पहला पॉइंट क्या होगा रैशनल एक्सपेक्टेशन का, जो ऊपर पढ़ाया था उसके अलावा एडिशन करना है इसको। एरर ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन आर एवरेज जीरो, एरर्स ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस आर एवरेज जीरो। अब ये बात मैंने क्यों लिखा है, मैं देखना यूज करूंगा इसको। एरर्स ऑफ एवरेज, एरर्स ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस आर ऑन एवरेज जीरो।
मतलब अगर कभी अगर एक तो एरर का इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, ये भी लिख लो, एरर ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन डू नॉट शो एनी पैटर्न, मतलब ये रैंडम होता है। जैसे कि एडेप्टिव में क्या देखा कि पिछले साल का इन्फ्लेशन कम था तो उसको फिर इस बार इनकॉर्पोरेट किए, फिर कम हुआ फिर अगले बार इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वहाँ एक पैटर्न था, मैंने पिछली क्लास में तभी तो बताया था, सिस्टमेटिक एरर देखो ना, सिस्टमेटिक एरर था, एरर का एक पैटर्न था, कम है तो कम है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एरर अनसिस्टमेटिक है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, इसका मतलब एवरेज बेसिस पे क्या हो सकता हो, जीरो हो सकता है, एवरेज एरर क्या हो सकता है, जीरो, एवरेज एरर जीरो हो सकता है। एवरेज एक्सपेक्टेशन आर, ये पॉइंट लिख लो, एवरेज रैशनल एक्सपेक्टेशंस आर मोस्ट एक्यूरेट because they are based on, they are based on all relevant information, they are based on all relevant information। सिर्फ ये पास्ट ईयर के डेटा पे बेस्ड नहीं होता है, जितनी जानकारियां हैं सबके ऊपर होता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है, राइट। अब इससे ज़्यादा हम इसमें अब कुछ नहीं बोलना चाहते, काफ़ी बोल दिया, क्लियर है। कभी भी अगर मैं आपसे मिल जाऊं और पूछूं एडेप्टिव रैशनल के बारे में तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके पास बोलने के लिए होंगे। एडेप्टिव पास्ट ईयर के मिस्टेक्स को रिवाइज करता है, पास्ट ईयर के डेटा पे डिपेंड करता है। रैशनल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और सारे इंफॉर्मेशन को देख करके एक्यूरेट डिसीजन लेता है। एडेप्टिव में जो एरर्स होते हैं उस, ठीक है जी, तो एडेप्टिव में जो मिस्टेक्स होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं। अगर इन्फ्लेशन एक्चुअल अगर एक्सपेक्टेड से कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है तो हो ही रहा है, उसका पैटर्न होता है एक, जबकि रैशनल में मिस्टेक्स होते हैं रैंडम, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, रैंडम होता है। और एवरेज मिस्टेक्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको रेड पेन से लिखा है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं इसको रीडिंग में यूज़ करूंगा ना तब मैं दोबारा याद करवाऊंगा आपको कि मैंने ये पॉइंट बोला था कि एवरेज एरर्स जीरो होते हैं, एवरेज एरर्स जीरो होते हैं, एवरेज एरर्स जीरो होते हैं, बार बार लिख लो। इस एवरेज एरर्स को आपकी रीडिंग में एप्सिलॉन से डिनोट किया गया है। मुस्कुरा रहे होंगे कुछ बच्चे, जिस बच्चों ने रीडिंग पढ़ा होगा मुस्कुरा रहे होंगे, और कुछ बच्चे ये सोच के मुस्कुरा रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता है कि हम पढ़े होंगे, आप इतना उम्मीद कैसे लगा सकते हो मेरे से, हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। हमसे कुछ मत उम्मीद लगा रखो कि हमने पढ़ रखा है, जो आप पढ़ा रहे हो बस वही पढ़ रखा है। एवरेज एरर्स जिसको एप्सिलॉन से डिनोट किया गया है और वो जीरो होता है, याद रखना इस बात को, ओके। और इसके एक्सपेक्टेशन मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। क्लियर, क्लियर सर। अब अगर इस पे इतना काम किया ल्यूकस ने, तो ल्यूकस के क्रिटिक को पढ़ना, वो किस तरह से क्रिटिसाइज किया एडेप्टिव को, वो पढ़ना आपके लिए क्या है, थोड़ा जरूरी हो जाता है। इसको बोलते हैं ल्यूकस एंड सार्जेंट व्यू। देखिए इसको, ल्यूकस एंड सार्जेंट के व्यू को समझना यहाँ जरूरी है। मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तो बताता जाऊंगा क्यों जरूरी है इसको। जैसे कॉल ल्यूकस क्रिटिक, ठीक है जी, लिखिए इसको, ल्यूकस क्रिटिक, राइट। लिखो इसको, लिखते लिखते समझाओ क्योंकि मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ ऑलरेडी।
According to traditional approach, according to traditional approach, disinflationary policies disinflationary policy is painful. इसको ब्रैकेट में कॉस्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में कॉस्टलेस या कॉस्टली वर्ड इस्तेमाल किया गया है। देखते ना कितना मजा आएगा, जितने सारे डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कलेक्ट करके दिया है ना, वो आपकी रीडिंग को बिल्कुल क्रैक कर देगा, मतलब समझ लो मेल्ट करके रीडिंग आपका। डिसइन्फ्लेशन इज कॉस्टली 1.5 में पढ़ना, पेनफुल मतलब कॉस्टली। रीडिंग्स के 76 पेज 1.5 में पढ़ना। पेज तो आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू रीडिंग्स, तो लेकिन ये टॉपिक यही है, डिसइन्फ्लेशन इज कॉस्टली। राइट राइट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज एडेप्टिव अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब एडेप्टिव। डिसइन्फ्लेशनरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाती है कि इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो पेनफुल है, वो कॉस्टली है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कम होने से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना क्या पेनफुल है ना, कॉस्टली है ना, वही कह रहा है कॉस्टली। बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ because in the process of reducing inflation, in the process of reducing inflation, when nominal growth rate decreases, GDP growth rate मतलब growth rate decreases, then it causes what? This causes excess unemployment. Then it causes excess unemployment. Which is measured by sacrificing ratio. ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपकी रीडिंग में इस्तेमाल हुआ है, मेजर्ड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब ये हुआ कि जब आप डिसइन्फ्लेशन करोगे, इन्फ्लेशन को कम करोगे, तो जीडीपी कम होगा, और जीडीपी कम होगा तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? एक्सेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको कॉस्टली हुआ है, आपके लिए नुकसानदायक हुआ है। कितना नुकसान हुआ ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अपना फॉर्मूला होता है, जरूरत पड़ेगी तो आप लिख लो कहीं पे, लो बाद में लिखा दूंगा, पहले ये लिख लो, पूरा लिख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, however, traditional approach was challenged by two separate group of macroeconomists, by the two groups of macroeconomists. The focus of both groups was
द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, role of expectation and how changes in expectation formation might affect unemployment cost of disinflation. ये दोनों ग्रुप्स के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मेन मकसद था ये पता लगाना कि जो ट्रेडिशनल तरीके से इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट की जा रही है, एक्सपेक्ट की जा रही है, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन यहां लिखा हुआ है, एंड हाउ चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन, अगर उसको मैं चेंज करूं, फॉर्मेशन माइट अफेक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन, अगर वो एक्सपेक्टेशन को डिसाइड करने का तरीका बदल दिया जाए, मतलब एडेप्टिव से रैशनल ले लिया जाए, तो ये डिसइंफ्लेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है या जीरो किया जा सकता है। आपने देखा था यहां पे कि जब यहां पे हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन इस्तेमाल किया था, उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ा या इन्फ्लेशन घटा, अनएम्प्लॉयमेंट उसी पॉइंट पे है, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया, ये कॉस्टलेस हो गया ना। जबकि इस केस में क्या हुआ था, इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट घट गया था, इन्फ्लेशन बढ़ाने पे अगर इन्फ्लेशन को हम घटाते तो क्या होता, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता। अगर इन्फ्लेशन को हम घटाते, मान लो कितना परसेंट पे ले आते, 5% से 3% पे ले आते, सपोज करो यहाँ पे 3 पे ले आते, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो बढ़ रहा है, बढ़ा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो बढ़ भी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट भी रहा है, मतलब इस पोजीशन को चेंज कर रहा है एडेप्टिव में, ये कॉस्टली है। क्योंकि सर इन्फ्लेशन के बढ़ने पर तो कॉस्टली नहीं है, इन्फ्लेशन के घटने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, आपको है तो कॉस्टली, क्योंकि इन्फ्लेशन का बढ़ना भी अपने आप में कॉस्ट है, ट्रेड अप तो हो रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो भी कॉस्टली है, इन्फ्लेशन घट रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो भी कॉस्टली है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इन्फ्लेशन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये कहना चाह रहा है ये चीज यहाँ पे कि भाई मेरे सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, जो एडेप्टिव तरीके से इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकते हैं हम, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। लिखो, द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ग्रुप वाज the conclusion of first group was based on work of Lucas and Sargent, and it is known as ल्यूकस क्रिटिक। अगर आप ये जो क्लासेस पढ़ रहे हो मेरे से अभी, 1-2 क्लासेस या 3 क्लासेस आज की क्लासेस, ये सोचकर पढ़ रहे हो कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा, तो गलत सोच रहे हो। डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन पूरे रीडिंग को ट्रैक करने के लिए, उसके एक लाइन को समझने के लिए, इन सब बातों को पहले आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप रीडिंग को समझ पाओगे। जब रीडिंग समझ पाओगे तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अदरवाइज इससे डायरेक्टली, मतलब आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि व्हाट इज ल्यूकस क्रिटिक, व्हाट इज रैशनल एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे वहां पे, इनडायरेक्टली सब इस्तेमाल होगा। ही पॉइंटेड आउट दैट
He pointed out that when trying to predict the effect of when trying to predict the when trying to predict the effect of major policy change, it could be very misleading to take the relationship estimated from the past date as given. Effect of major policy change, इट कुड बी वेरी मिसलीडिंग. अगर इन्होंने कहा कि अगर हम पास्ट में जो हो गया है इन्फ्लेशन का उसको ध्यान में रख करके अगर हम मेजर पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, काफी मिसलीडिंग होगा. मतलब सीधी सी बात है कि अडेप्टिव को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. वेरी मिसलीडिंग टू टेक दैट रिलेशनशिप. क्या लिखा मैंने, very misleading to take the relationship estimated from the past data is given, right? According to him, वेज सेटर, ये पॉइंट पे ध्यान देना, वेज सेटर forms the expectation based on all relevant information and not just on the basis of past inflation. यहां भी क्या क्लियर हो गया आ रहा है, क्या आ रहा है कि पास्ट इन्फ्लेशन मतलब एडेप्टिव तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्ट सेट नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होता है, बल्कि सारी जानकारी को रख करके एक्सपेक्टेशन सेट होता है. इट मीन्स एक्सपेक्टेशन इज रैशनल rather than adaptive. Rational rather than adaptive. Okay, right. Lucas argues that if wage setter keep forming their expectation based on only previous year
inflation, then the only way to determine and the only way to decrease inflation would be to accept high unemployment rate. ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस ने कहा कि अगर आप सिर्फ पास्ट ईयर के डेटा को ही, पास्ट ईयर के इन्फ्लेशन को ही ध्यान में रख करके प्रोडिक्शन करोगे, एक्सपेक्टेशन सेट करोगे, तो कभी आगे चल करके अगर आपको क्या करना होगा, इन्फ्लेशन को कम करना होगा, उस केस में अगर इन्फ्लेशन कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को बिना बढ़ाए इन्फ्लेशन को कट नहीं कर सकते अगर एडेप्टिव तरीके से चलोगे तो। देखो यहाँ पे अगर एडेप्टिव तरीके से चलोगे तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट देखो बढ़ाना पड़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन को 5 से 3% करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो यहाँ बढ़ रहा है। देखो यूएन अगर मान लो पहले सपोज को 7% था तो 10% हो जा रहा है, लाइक दैट। अगर एडेप्टिव तरीके से करोगे तो, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना मतलब कॉस्टली, ये कॉस्टली हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ, बार बार सेट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर से आपका इसी बेसिस पे है। राइट जी। आगे देखो, फॉर सम टाइम एक मिनट, ये कंटिन्यूशन में है। वुड वी एक्सेप्ट हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर सम टाइम होगा यहाँ, क्योंकि बाद में तो वहां पे भी क्या होता है, बाद में वहां पे भी तो अल्टीमेटली फिलिप्स कर्व शिफ्ट करता है और लॉन्ग रन में आप यहीं पहुंच जाते हैं, इसी पॉइंट पहुंच जाते हैं फॉर सम टाइम। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर, कंफ्यूज तो नहीं कर गए? यहाँ लिख तो देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन को घटाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा इन शॉर्ट रन, क्योंकि एक्सचेंज तो शॉर्ट रन में ही होता है ना, लॉन्ग रन में हो ही नहीं सकता है, इसलिए फॉर सम टाइम लिखा हुआ है। बट इफ वेज सेटर कुड बी कन्विंस दैट if wage setter could be convinced that inflation is going to lower than inflation is going to lower than inflation is going to lower than in the past, lower than the inflation in the past, अगर वेज सेटर को ये पता चल गया है कि इन्फ्लेशन आने वाले समय क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में कम होने वाला है, then they would decrease their expectation of inflation and that would reduce inflation without change in
अनएम्प्लॉयमेंट रेट। विदाउट चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सेंटेंस किसके लिए लिखा गया है? रैशनल एक्सपेक्टेशन के लिए। ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे कि इन्फ्लेशन कम होने वाला है और उसको इमीडिएटली वेज सेटर की अगर प्रेडिक्ट कर पा रहा है, क्योंकि उनको सारी जानकारी है, रैशनल तो यही कहता है उसको सारी जानकारी है, इमीडिएटली प्रेडिक्ट कर रहा है और वो अपने एक्सपेक्टेशन को भी लोअर कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। इन्फ्लेशन कम होगा तो उसका वेज भी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कम हो गया। इस तरह से हम डिसइन्फ्लेशन कर सकते हैं विदाउट द कॉस्ट, विदाउट रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब ये कह रहा है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी ला रहा है, वो इन्फ्लेशन को कम कर रहा है, यहां से यहां ला रहा है, और वेज सेटर इमीडिएटली क्या करे? प्रेडिक्ट कर ले और अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर ले। अनएम्प्लॉयमेंट यूएन पे ही है, जबकि इन्फ्लेशन 7% से मान लो 5% हो गया, लाइक दैट। यही तो है रैशनल एक्सपेक्टेशन, और क्या है? देयरफॉर, लिखा विदाउट चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। देयरफॉर द एसेंशियल ingredient therefore essential feature लिख लो, feature of successful disinflation was successful disinflation was, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, credibility of monetary policy, that is belief by the wage setter, belief by the wage setter, belief by the wage setter that central bank is truly committed to reduce inflation। मतलब अगर मान लो सेंट्रल बैंक अगर कमिटेड है, मुझे इन्फ्लेशन कम करना ही करना है, और सेंट्रल बैंक की इस कमिटमेंट को वेज सेटर बिलीव कर रहा है, क्योंकि वेज सेटर के मन में सेंट्रल बैंक के लिए क्रेडिबिलिटी है। सेंट्रल बैंक अगर कुछ कह रही है तो सही कह रही होगी। अगर सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी रेस्टोर है, बनी हुई है मार्केट में, कभी कभार सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है। फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा रखा मैंने ये चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी में, खासकर फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में, कि गवर्नमेंट के टूल्स बन जाते हैं अगर सेंट्रल बैंक कभी कभार, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी क्या होती है? स्टेक पे आती है। तो सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी अगर ठीक है और उसको अगर बिलीव कर रही है वेज सेटर्स, सेंट्रल बैंक कमिटेड है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो वेज सेटर अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज करेगा, वेज को कम कर लेगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ओनली क्रेडिबिलिटी वुड कॉज only credibility would cause wage setter to change the way of forming expectation।
change the way of forming expectation। बैंक की जो क्रेडिबिलिटी होगी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसके बेसिस पे वे सेटर अपना क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन चेंज कर देगा। मतलब एडेप्टिव से क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्रिटिक्स था किसका, ल्यूकस का। क्रिटिक्स का सीधा मकसद था कि ल्यूकस ये बताना चाहता था कि इतने टाइम से जो आप एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हो वो सही नहीं है। वर्कर्स को सारा जानकारी है और वर्कर प्राइस को अपने वे सेटिंग कर्व को रिवाइज कर लेगा अगर आपका पॉलिसी का क्रेडिबल है, तो वर्कर्स को सारी जानकारी है। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए ल्यूकस ने ये जानकारी, आप खुद इसको ल्यूकस क्रिटिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं इसको नोट बना के रख लो, बात दैट्स इट। अदरवाइज सिर्फ इतना जान लो कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से रैशनल एक्सपेक्टेशन पे आपको कौन लेके गया, ल्यूकस एंड सार्जेंट। हालांकि उससे पहले ही जॉन एपमथ ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर हुआ 1970 के बाद। ठीक है ना, तो ये कहानी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, जरूरत पड़ सकता है आपको, वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगली क्लास जब मिलेंगे हम लोग तो रीडिंग बेस्ड, टोटली रीडिंग बेस्ड स्टडी होगा, वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट ईयर्स ऑफ एक्सेस यू, कितने साल तक अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहा, एंड देन डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने से कितना मुझे अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ा, राइट ना। जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट यूटी माइनस यूएन, सपोज करो 2 है, मतलब नेचुरल रेट से जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2 है। एक्चुअल ज़्यादा है, नेचुरल कम है, डिफरेंस 2 है। और ऐसा 3 ईयर्स तक रहा, तो नंबर ऑफ पॉइंट ईयर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ईयर्स हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। इससे इन्फ्लेशन कितना कम हुआ, चेंज इन इन्फ्लेशन मान लो 2% कम हुआ, तो ऐसा रेशियो क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब पर इन्फ्लेशन पे 3 मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट झेलना पड़ा। फिर से सुन लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मान लो 3 है, या मान लो ये 5 है, और नेचुरल रेट अगर मान लो 3 है, तो डिफरेंस कितना है, 2% का है। और ये 3 साल तक कंटिन्यू हुआ, नंबर ऑफ पॉइंट ईयर 6 हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 लाइक दैट। अगर कभी जरूरत पड़ा इसको यूज़ करने के लिए तो इसको जीडीपी रेशियो में भी निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसा रेशियो जीडीपी में कैसे, क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ जीडीपी डिवाइड बाय डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उससे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस सिर्फ फायदा क्या होगा आपको कि अभी आने वाले टाइम में जो हम पढ़ाने वाले हैं उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। आप अगर नहीं ढंग से पढ़े होते पहले, जो कि उम्मीद है कि नहीं पढ़े होंगे, तो फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाते। वे सेटिंग, प्राइस सेटिंग, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, ऑकुन्स लॉ, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में एडेप्टिव एंड रैशनल, दोनों बात हो गई। ल्यूकस क्रिटिक भी हो गया। ये सारी जानकारी को बढ़िया से आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, कभी खाली वक्त में इसको सोच भी लीजिए बढ़िया से दिमाग में, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो इससे आगे की बात करेंगे। आज के इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।